नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। दिल्ली में E20 पेट्रोल को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाले हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने आपके मोर्चे के पीएम आवास से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत सभी आपके नेता फिरोज शाह कोटला रोड पर ही बैठ गए और वहीं पर धरना देने लगे। आम आदमी पार्टी का मोर्चा आपके दफ्तर से पीएम आवास के लिए बढ़ रहा था, लेकिन पीएम आवास से 1 किलोमीटर का दायरा नो प्रोटेस्ट जोन है, इसीलिए पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को फिरोज शाह रोड पर रोक दिया, जिसके बाद सारे के सारे प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे थे और मार्च को आगे तक जाने नहीं दिया था, जबकि आम आदमी पार्टी का मोर्चा पीएम हाउस का घेराव करना चाहता था। अरविंद केजरीवाल ने पहले ऐलान किया था कि वो E20 को लेकर 2,30,000 लोगों के साइंड चिट्ठी प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल सीधे सीधे सरकार पर 3 बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप पहला है, सरकार विदेश से इथेनॉल खरीदना बंद करे। आरोप नंबर 2 है कि भारत को यूएस के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और आरोप नंबर 3 है, सरकार E20 थोपना बंद करे। उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। तो बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ, माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ, ये उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं, पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई, जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है जबरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था, उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहां पे तो ट्रंप का दबाव है, और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियां हैं। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा, ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। केजरीवाल पूरा सिनेरियो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी एक एक मांग के पीछे क्या वजह है। ये सारी मांग जनता के हित को लेकर उठाई जा रही है। पहली मांग ये है कि दरअसल E20 और शुद्ध उपभोक्ता को दोनों का पेट्रोल के अलग अलग पंप हो, सिर्फ इसके साथ साथ विकल्प दिया जाए, ये उनकी दूसरी मांग है, यानी कि E20 का विकल्प हो और इसके साथ साथ E0 का भी विकल्प हो। मांग की ये भी वजह है कि माइलेज घटा है, पेट्रोल की कीमत भी घटे, यानी कि जो पेट्रोल है वो कम दाम में मिले और कम से कम 16 रुपए कम हो उसकी कीमत। मांग की यह भी वजह है कि E20 से जुड़ी जानकारी, गाड़ियों के इंजन पर क्या असर पड़ा है, ये भी पब्लिक डोमेन में आए और रिपोर्ट इसको लेकर है वो सामने रखी जाए, पब्लिक के सामने रखी जाए। जबकि सरकार पूरे देश के साथ साथ हर उपभोक्ता को समझा रही है कि E20 के फायदे क्या क्या हैं। ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमत $135 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिसकी वजह से देश में तेल की कीमत 135 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी, लेकिन E20 की वजह से तेल की कीमत 100 से 101 रुपए पर ही स्थिर रही और देशवासियों की जेब पर 30 रुपए का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा। इथेनॉल की वजह से ही देश एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है, किसानों की आय बढ़ाई जा रही है, साथ ही विदेशी तेल पर निर्भरता घटती जा रही है। NSY के कार्यकर्ताओं ने कल नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनको रोक दिया। करीब 100 से 170 प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया। सभी कार्यकर्ता E20 पेट्रोल वापस लेने की मांग कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि देश में E20 पेट्रोल की वजह से जितनी भी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है। E20 की वजह से कार के इंजन में वास्तव में खराबी है या नहीं, कार की माइलेज में कमी है या नहीं, इसको लेकर कार कंपनियों और आलोचकों में पूरे 180 डिग्री का मामला नजर आ रहा है। E20 पर घमासान है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लगातार इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गाड़ी के इंजन को लेकर क्या खराबी उसमें आ रही है, भारी नुकसान की कोई शिकायत अब तक तो आई नहीं है। इसके साथ साथ मेंटेनेंस की बात करें, सर्विसिंग की बात करें तो गाड़ी के माइलेज का खर्च भी बढ़ा है, लेकिन
मामूली कमी है। दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर प्रदर्शन करने के कुछ ही घंटों बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम पार्टी के दफ्तर पहुंच गई और उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार का स्टैंड साफ है कि मुद्दा कुछ भी हो, हल केवल और केवल संवाद से ही निकलेगा, सियासत से नहीं। जबकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखकर अब एक बार फिर पीएम आवास के घेराव वाला प्रयोग किया जा रहा है। सियासत जारी है। इसके दो बड़े उदाहरण देख लीजिए। 15 दिन में 2 बार प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का प्रोटेस्ट शुरू किया गया। राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था और अब अरविंद केजरीवाल भी आज उसी तैयारी में थे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ हर गाइडलाइन में यह साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव नहीं किया जा सकता। एक हाई सिक्योरिटी जोन है, संवेदनशील पद पर है प्रधानमंत्री और यही वजह है कि इस तरीके से सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं हो सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री का जो आवास है सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है और यही वजह है कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री का जो आवास है उस पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है, हाईटेक सिक्योरिटी रहती है। प्रदर्शन घेराव के लिए सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति आपको लेनी होती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास के पास इसी तरीके के प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं देती। सिक्योरिटी इशू की वजह से प्रधानमंत्री आवास के 1 किलोमीटर का दायरा नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया, जहां पर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था लगी होती है और साथ ही यहां पर हर समय बीएनएस की धारा 163 लागू रहती है। मार्च अलाउड नहीं है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप तुरंत इस धरने को खत्म कर दें। और इस मामले पर सच में पब्लिक कंसर्न है विपक्ष को या फिर सिर्फ सियासत हो रही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन सोनी, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अमित खरे भी ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। तहसीन पूनावाला जो लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाते आए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आप लगातार इस पूरे मुहिम का फेस बनते रहे। सबसे पहले आप सड़क पर उतरे, आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब उसका क्रेडिट भी आम आदमी पार्टी लेती जा रही है। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की तैयारी थी आज, लेकिन तहसीन पूनावाला ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब 2001 में इसका प्रपोजल आया था? 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब E5 इंट्रोड्यूस हो गया। जब 3.5 साल से E10 चल रहा है तब क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? जब E15 चल रहा था 3.5 साल से तब आवाज क्यों नहीं उठाई? और इसके साथ साथ 2.5 साल से जब E19 और E20 चल रहा है तब तहसीन पूनावाला क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे? थैंक यू गौनिका जी, आपके साथ मुझे इस शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। एथेनॉल पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी, इसमें कोई गलत पॉलिसी नहीं है। स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी कल्पना की, मनमोहन सिंह जी ने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, मोदी जी ने आगे बढ़ाया था। यहां तक कोई इश्यू है नहीं, बट इस पॉलिसी का विरोध हो रहा है क्योंकि मैंडेटरी एथेनॉल 20 को लेकर मैं 2 या 3 चीज आपको संक्षेप में बोल दूं, क्योंकि जो मुझे बताया गया था शो में 3 ही लोग हो गए, अब इतने लोग हैं और मैं फटाफट अपनी बात रख के मुझे कहीं जाना है। देखिए, जिस तरह से इस डेडलाइन को प्रीपोन किया गया, अगर ये पॉलिसी अच्छी है, ना मुझ पे विश्वास कीजिए, ना किसी और पे विश्वास कीजिए, ना सरकार पे कीजिए, इसके दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, CM की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं। आज सुबह मैंने ट्वीट किया CM की जो रिपोर्ट थी, जिसने 28 जुलाई को वर्तमान सरकार को पत्र लिखा कि एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है गाड़ी के अंदर, वो रिपोर्ट को भी हटा दिया गया ऑनलाइन से। अगर ये पॉलिसी अच्छी है तो इंडिया टुडे, इंडिया टीवी के दर्शक पढ़ सकते हैं, ये पॉलिसी को सार्वजनिक होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एथेनॉल 10 से एथेनॉल 20 जब ब्लेंडिंग में बढ़ाया गया, हम लोगों को नहीं बताया गया था ब्लेंडिंग हो रहा है, ठीक है, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज ऑब्स्क्योर निकाला होगा कहीं पर, ये चीटिंग है, सरकार चीटिंग का क्रेडिट ले रही है। और तीसरी चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि CM की और ARAI की रिपोर्ट ने क्यों कहा था 2030 में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए? इसलिए कहा था क्योंकि 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में सड़क पे जो है वो E10 कंप्लायंट है। अगर वो E10 कंप्लायंट है, उनको E10 फ्यूल मिलना चाहिए। E20 तब इसलिए कहा गया था 2030 से ये लागू किया जाए, मैंडेटरी किया जाए। बाकी सारी चीजें जो आप सुनोगे, सारे डिफेंसेस जो सुनोगे, उसके हर डिफेंस के तर्क है। अगर मुझे पता होता इतना बड़ा पैनल होता, मैं जेन्युइनली ज्वाइन नहीं करता। मुझे बताया गया था एथेनॉल पे मेरे लिए 2-3 लोग हैं, तो मैं अच्छी से डिबेट होगी। आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, लेकिन आप क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आप कह रहे रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन नीति आयोग की 2021 की ही रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था, जिसमें E20 का जिक्र है कि आगे आगे चल के E20 आएगा, 2030 तक होना था, हालांकि वो 2026 में ही आ गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक में ये था नहीं कि E20 सरकार लाने वाली है। आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है? जी, पूरी रिपोर्ट, बिल्कुल, उस पर कई ऐसी कमियां जिसको लेकर मैं जफर इस्लाम जी से भी सवाल पूछूंगा। नहीं, पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये बात आपकी सही है कि 2030 को इन्होंने कहा था, इन्होंने 2025 में
आगे लाया। क्यों कहा था, उसी नीति आयोग की रिपोर्ट ने 2030 को क्या था डेडलाइन? दो कारण थे। एक के 80 से 90% गाड़ियां E10 कंप्लाइंट है, उनको दिक्कतें आएगी। जो सीएम ने 28 जुलाई को लिखा है सरकार को कि गाड़ियों में दिक्कत आ रही, वो रिपोर्ट को भी हटाया गया था। दूसरी, हमारे पास करीबन भारत के अंदर 1 लाख पेट्रोल पंप है। सीए उस नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि एथेनॉल 20, क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करता, उसका स्टोरेज अलग होना चाहिए, उसका स्टोरेज सील होना चाहिए। खुद सरकार मानती है कि इन 1 लाख पेट्रोल पंप्स में से 500 पेट्रोल पंप्स भी उसका स्टोरेज ठीक से किया नहीं गया। इसी वजह से पानी पेट्रोल में जाके अडल्ट्रेट हो रहा है। एक लाइन और कहूंगा, सरकार कहती है कि आपकी गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब नहीं हो रही, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल की वजह से। इस पैनल में जितने और इंडिया टीवी के जितने दर्शक हैं, क्या कोई अपने घर से पेट्रोल भराता है? क्या किसी ने आज तक कहा अडल्ट्रेटेड पेट्रोल डालो? भाई, अगर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल आ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है वो? ठीक है जफर इस्लाम जी, अगर आप तहसीन पुलावाला को बुला रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से उनको संवाद के लिए बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी से भी संवाद कर लीजिए। वो तो प्रधानमंत्री आवास तक जा रहे थे और 2,30,000 लोगों के साइंड पिटीशंस लेकर जा रहे हैं। उनके साथ 100 ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हुई। टाउन हॉल किया अरविंद केजरीवाल ने, जिसपे उन्होंने बाकायदा उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया, वहां पर उनकी बातें सुनाई कि किस तरीके से कार्बोरेटर में कचरा फंस रहा है, किस तरीके से जो पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब वो इस तरीके से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे उनसे? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी जो है अब जनता द्वारा फारिग कर दिए गए, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है अब, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। तो ये राजनीति में किसी तरह से अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। हकीकत में इसका कोई वाबिस्ता नहीं है, कोई इसका कोई ये नहीं है। जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, इतना प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देना, ये सिर्फ इसलिए कि अपने आप को कहीं ना कहीं देश और दुनिया के सामने मीडिया में चमकना चाहते हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि यही काम किया था जब नीट पर हुआ था, बच्चों ने जब निकाला, एक प्रोटेस्ट किया तो उसमें भी घुस गए वो। यहाँ पर भी वो चाहते हैं कि इस तरह से प्रोटेस्ट करें और पीएम के घर के सामने धरना देंगे तो थोड़ा सा मीडिया में चमकते रहेंगे। हकीकत यह है कि देखिए, जो भी इंट्रोड्यूस किया गया, चाहे E5, E9, E10, E19, E20, वो सारे जो है टेस्ट के बाद किया गया है। और सियाम जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो एजेंसीज है, एक्सपर्ट कमिटीज है, सब ने इसको पहले अप्रूव किया है और सारे अप्रूवल के टेस्ट के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है इस तरह कहना। हाँ, जहां तक बात है कि मामूली जो है माइलेज पे असर पड़ता है, तो सिर्फ E20 की वजह से नहीं पड़ता है असर। उसमें तो कितनी पुरानी गाड़ियां हैं, किस तरह के रोड है। आप देखिए, कई जगह दुनिया में आप उसी गाड़ी को चलाइए एक जगह अच्छे रोड पर, और एक दूसरे की दुनिया में जहां पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है या टूटी फूटी रोड है, बार बार गियर चेंज करने पड़ रहे हैं या बार बार गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, वहां देखिए तो उसी गाड़ी में यहां पर चलने में एवरेज कम होगा टूटी फूटी जगह पर, और अच्छे रोड पे एवरेज जो है बेहतर होगा। जफर जी, माइलेज कम हो रही है, ये तो खुद नितिन गडकरी ने भी माना है। 2 से 6% की माइलेज कम हो रही है, ये तो खुद आपके मिनिस्टर मैंने भी कह तो रहा, 2 से 6% डिपेंडिंग नहीं, 2 से 6% का उन्होंने कहा, डिपेंडिंग कि किस तरह की कितनी पुरानी गाड़ियां हैं, किस रोड पे चल रही है, किस तरह की सर्विसिंग हो रही है। देखिए, 2,84,00,000 गाड़ी की सर्विसिंग कराई गई, उसमें से पुरानी गाड़ियां भी थी जो E20 कंप्लाइंट नहीं थी, 1,29,00,000, बाकी जो है वो E20 कंप्लाइंट थी, सबकी सर्विसिंग करी गई, कोई टेक्निकल एरर नहीं मिला। ये सारी चीजें तो सामने आपके ना, आप TVS है, सुजुकी है, इस तरह के बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने भी इसको बिल्कुल रिवैलिडेट किया है कि E20 से कोई नुकसान नहीं है। ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको कोई और मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन पार्टी है। ये कहीं ना कहीं पंजाब में भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, इसलिए चाहते हैं कि अपने आप को दिल्ली में कहीं रेलेवेंट रखे। लेकिन चाहे ये कुछ भी कर ले केजरीवाल जी, इस तरह के मुद्दे उठा के धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करें, जनता के दिमाग से जा चुके हैं और जनता के लिए मेरे दिमाग में रेलेवेंट नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब जल्दी से आपको बोलना चाहूंगा। ठीक है, मैं देवान जी, यही लाइन जब हम पेट्रोलियम मंत्रालय जब हम पेट्रोलियम मंत्रालय में गए थे, यही बात बाबुओं ने हमको बोली। इससे मैंने ज्यादा गलत लाइन अपनी जिंदगी में नहीं सुनी और मैंने बहुत गलत लाइन सुनी है। सबसे पहले ये डेटा एक कंपनी का है, इन्होंने जिक्र किया TVS के।
आपके दर्शक अभी टीवीएस के वेबसाइट पे जाए, वो कहते हैं कि E20 फ्यूल इज नॉट कंप्लाइंट फॉर E10। अभी वर्तमान में उनकी वेबसाइट पे टीवीएस को छोड़ देते, वो एक कंपनी का डेटा देते जो भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर है। सबसे पहला जो डेटा दे रहे हो 2 साल का दे रहे। एथेनॉल 20 मैंडेटरी हुआ अप्रैल 2026 से, ठीक है। चलो अब मैं इसको चैलेंज और देता हूं। आप ये मत दीजिए कि कितनी गाड़ियों में कमी आई एथेनॉल की वजह से, आप ये हमें डेटा दीजिए कि इन 1 करोड़ गाड़ियों में से कितनी गाड़ियों को दिक्कत आई अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से और फ्यूल पंप का। ये डेटा क्यों नहीं दे रहे? मैं फिर से कह रहा हूं, 28 जुलाई को सीएम ने लेटर लिखा है सरकार को, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, मैंने ट्वीट किया, सारी चीजें निकाल दिए, सीएनबीसी के वेबसाइट से निकाल दिए। क्यों आप निकाल रहे हो ये लेटर? और मैं कल लेटर को मैं सार्वजनिक करने वाला हूं। ठीक है, मैं उसके बारे में भी सवाल पूछूंगी। निवान जी, आप लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मामले पर, मुद्दा कुछ बचा नहीं है। नीट का मुद्दा आप लोगों ने उठाया था, वो सरकार ने उसको लेकर मामला ही वो पूरा शांत कर दिया। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास के पास इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, उसका घेराव नहीं हो सकता, हाई सिक्योरिटी जोन है। उसके बावजूद उसी तरफ आप लोग जा रहे हैं। सही मीडियम पर जाकर आप लोग कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और सही मीडियम पे जाके कॉन्वर्सेशन करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को 1 महीना पहले, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब इतने जनता के 2,38,000 से ज्यादा जो हैं वो पिटिशंस फाइल हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी के पोर्टल पर, तो वो उनकी आवाज तो अरविंद केजरीवाल जी को पहुंचानी पड़ेगी ना वहां पर। अब वो कैसे पहुंचाएं? प्रधानमंत्री जी तो जवाब नहीं दे रहे। और उससे ये पता लगता है कि ये मामला उससे काफी ज्यादा बड़ा है जितना हम सोच रहे हैं। जो नीट का मुद्दा था, नीट के मुद्दे में तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में था निर्णय लेना, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। उनको पता था हम गलत हैं, इस मामले में भी उनको पता है कि हम गलत हैं, लेकिन यहाँ पे मामला उनके हाथ में नहीं है, यहाँ पे मामला अमेरिका के हाथ में है। ये पॉलिसी भारत सरकार द्वारा हमारे पे इंपोज नहीं की गई, ये पॉलिसी अमेरिका द्वारा हमारे पे इंपोज की गई है। आपको याद होगा पीछे अभी ट्रेड डील में जो अमेरिका ने कहा था कि हम $100 बिलियन का इंडिया से बिजनेस लेंगे, उस $100 बिलियन में से $20 बिलियन ये इथेनॉल है जो भारत सरकार के ऊपर थोपा जा रहा है। ये वो इथेनॉल है जो अमेरिका में वेस्ट होता है, ये वो इथेनॉल है जो अमेरिका में किसी काम का नहीं है। वहां के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा इंपोज्ड ये इथेनॉल है जो भारत पे इंपोज किया गया और लोगों की गाड़ियां खराब की जा रही हैं। आप क्या मजबूरी है माननीय प्रधानमंत्री जी की? अरविंद केजरीवाल जी से बैठ के आप बात कर लीजिए ना। लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही है। मेरे अपने नोन है जिनकी स्कॉडा गाड़ी हाईवे के ऊपर, नई गाड़ी 16,000 किलोमीटर चली है और हाईवे पे बंद हो गई इथेनॉल की वजह से, E20 फ्यूल की वजह से। अरविंद केजरीवाल जी क्या है भाई? बीजेपी का रवैया। आप इसके लिए मिनिस्ट्रीज पे जाइए ना। अगर आपको कोई चीज जाननी है तो मिनिस्ट्री पे। अरविंद केजरीवाल कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या? सुनिए, आपके नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या? एक्सपर्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी? आपकी में इस वजह से अरविंद केजरीवाल से वह राजनीति करने के लिए, और क्या इसका मकसद हो सकता है? उन्होंने कहा था कि अगर किसी तरीके की समस्या आती है तो आप सही प्लेटफॉर्म पर जाएं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आप जाएंगे ना, मिनिस्ट्री के पास कंप्लेंट रेलेवेंट करें, अथॉरिटी अगर के पास जाएंगे ना। अरविंद केजरीवाल कहां से आ गए? देखिए, अब मैं इनके बीच में नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट करके बोल सकते हैं। केजरीवाल अपने आप को रेलेवेंट सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उनको सुर्खियों में बने रहने के लिए सब मुद्दे उठा रहे हैं। हकीकत में जमीन पे कोई मुद्दा नहीं है। जो गुजरात में जब मोदी जी सीएम थे और वो सड़कों पे धरने देते थे तो वो रेलेवेंट बने रहने के लिए देते थे। क्यों देते थे वो? आज आपको इररेलेवेंट लग रहे हैं मुद्दे? नहीं, तो इसमें आप जाइए ना। मैं तो कह रहा हूं आप आ जाइए। आपको कोई चर्चा करना है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। आपके पास है, आप तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो आप दे दीजिए। अनुराग भदौरिया विपक्ष इस मामले पर सीधा सीधा पॉलिटिक्स कर रहा है। एक मिनट जफर जी, एक मिनट सर, जफर जी 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, विपक्ष इस पूरे मामले पर सीधे सीधे पॉलिटिक्स कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई भी कर दिया। 1 सेकंड निवान जी, लोगों के सामने आके खड़े निवान जी 1 मिनट, निवान जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। आपको ऑडियो डाउन कर, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। अनुराग जी, सरकार ने पार्लियामेंट में भी ये जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही फेज में लाया गया, इसको E5, E10, E12, E15, E19 तक इसको टेस्ट किया गया, उसके बाद E20 इंट्रोड्यूस किया गया है। जो पेट्रोल का रेट, जो पर बैरल का रेट था, वो $135 तक जाने वाला था जब युद्ध अपने पीक पे था। उसके बाद तब भी गवर्नमेंट ने पेट्रोल का जो प्राइस है उसको 95 तक दिल्ली में रखा, 101 तक रखा। तो सरकार ने लोगों के हित में काम किया ताकि ऑयल पर जो इंपोर्ट हो रहा है वो कम हो जाए, डिपेंडेंसी कम हो जाए दूसरे देशों से, ताकि वहां से तेल ना लाना पड़े। फार्मर्स के हित में है। सरकार फायदे गिना रही है पार्लियामेंट में, क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार की तो बात नहीं कीजिए। 2021, 22, 23 में, 20 में जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तो क्या सरकार ने डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया था क्या? तब क्या उन्होंने जो हमारे कंज्यूमर हैं
उनको राहत दी थी क्या? तब तो कम नहीं किया ना। तो सवाल उठता है, सरकार तो कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, सरकार जनता की चिंता कहाँ करती है? सरकार तो धन्ना सेठों की चिंता करती है, उनको नुकसान ना हो जाए। अगर उनको नुकसान हो जाएगा तो चिंता की बात होती है। जनता पिसती रहे, जनता का क्या है, जनता तो वोट दे चुकी है, सरकार बना चुकी है, पिसती रहे। अगर E20 की आवाज़ हम उठाते हैं कि भाई अगर नॉर्मल डीजल पेट्रोल, अगर पेट्रोल की बात की जाए, नॉर्मल अगर E20 माइनस कर दिया जाए तो अभी भी पेट्रोल 150-170 रुपए लीटर मिलेगा इस देश के अंदर में। इसके मतलब आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? एक बात। दूसरी बात, फिर जब हम इसकी आवाज़ उठाते हैं कि भाई इसकी वजह से आपने सार्वजनिक रिपोर्ट कर दीजिए, सार्वजनिक रिपोर्ट जनता के बीच में लेके आइए, आप बताइए कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है। इंजन को जो टेक्निकल लोग हैं बताएं कि इंजन को दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है। वो तो जिनकी दिक्कत हो रही है सफ़र कर रही है ना, जनता तो सफ़र कर ही रही है। सरकार क्या है, सरकार तो अपनी बात कहती है। कोई भी आवाज़ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो राजनीति दिखाई देती है। छात्रों पे लाठी बरसाओ, छात्रों के हित की आवाज़ उठाओ तो कहते हैं छात्रों के नाम पे राजनीति हो रही है। E20 कंज्यूमर के लिए दिक्कत है, उसकी आवाज उठाओ तो कह रहे E20 पे राजनीति कर रहे हो। किसान, अगर यहाँ पे काला कानून पास किया जाता है, किसान को MSP गारंटी नहीं मिलती, अगर उसकी आवाज उठाओ तो बोलो किसानों पे राजनीति कर रहे हो। कमाल की बात करती है, महिलाओं पे अत्याचार हो जाए उसकी आवाज उठाओ तो आप इस पर राजनीति कर रहे हो। चढ़ावा चोरी हो जाए मंदिर में, हम आवाज उठाएं तो कह रहे हैं आप यहाँ राजनीति कर रहे हो चढ़ावा चोरी पे। अरे भाई हम क्या करें बताइए? देश की जो समस्या है, विपक्ष होने के नाते हम आंख बंद कर लें और सरकार के यहाँ मिलाते रहे और सरकार लूटते रहे देश को। चाहे चढ़ावा चोरी हो जाए, चाहे सरकार चोरी हो जाए, चाहे MP MLA चोरी हो जाए, चाहे E20 में गाड़ियां खराब होती रहे, लोगों के इंजन यहाँ पे गाड़ियां बीच रोड पे बंद होती रहे, चाहे किसान लाठी खाता रहे, छात्र लाठी खाता रहे, चाहे उसकी आंख चली जाए, विपक्ष चुपचाप बैठा रहे। मैंने विपक्ष नहीं बोलेगा कुछ, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और डंके की चोट पे विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर हमारे समाज में किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाना। और सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, क्योंकि राजनीति अगर कोई कर रहा है तो सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है। विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की मुसीबत जो परेशानी है उसकी आवाज बन रहा है और सरकार तक उसको आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे किसी रूप में हो। प्रदर्शन के रूप में भी सरकार को आवाज पहुंचा रहा है। हाँ। नाट्य करके आप देखते हो ना, प्रदर्शन से तो आवाज समझ में आती कि नहीं आती, तो नाट्य रूपांतरित करके भी हम आवाज चढ़ावा चोरी का पहुंचा रहे हैं। काम है, लेकिन सैयद जफर इस्लाम जी, ARAI की रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश कर दी जाती, क्यों उसे पब्लिक नहीं किया जाता है? उस रिपोर्ट्स के कई ऐसे बातें हैं जो कि बार बार विपक्ष कोट करता है, बार बार वो पब्लिक डोमेन में आती है, क्यों उसे आप लोग पब्लिक नहीं कर दे? क्यों एक ऐसा डेटा नहीं दे दिया जाता है कि देखिए ये डेटा है, कोई गाड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी जो रबर कंपोनेंट्स हैं उसको नुकसान नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं पब्लिक कर देते? देखिए गोरिका जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं तो सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या देश में अपोजिशन पार्टीज ये नहीं चाहती है कि देश जो है एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़े? अच्छा बता दीजिए क्या फायदा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा जितना रिलायंस है इंपोर्ट पे उससे कम हो? बताइए, चलिए। क्या हमें अरे रुको, बीच में मत बोलो भाई, फायदा सब चुपचाप सुनेंगे। आप बताइए क्या फायदा क्या नुकसान है? अरे सब लोग सुनिए, जफर साहब बताएंगे, पूरे देश को बताएंगे। हम लोग सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। जफर साहब आप बताइए क्या E20 का फायदा क्या नुकसान, बताइए। सब चुप हो गए, आप बैठिए ना, बोलिए। नहीं आप बैठिए ना। E20 का सबसे बड़ा फायदा है कि देखिए आपके तो जो इंपोर्ट जो है कम करना पड़ता है हमें, हम रिलायंस इंपोर्ट के कम कर हो गया हमारा। दूसरी बात जो है हमें फॉरेक्स जो है कम इस्तेमाल करना पड़ता है हमारा, फॉरेक्स जो है रिजर्व जो है कम खर्चा होता है। नहीं, गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होती है, गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होती है, गाड़ी में कोई एफिशिएंसी रहती है। कार्बन का जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो होता है, तो कार्बन का उत्सर्जन जो होता है वो कम होता है, इससे फायदा होता है एनवायरमेंट को। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉरेक्स रिजर्व रहता है हमारे पास, हमारा इंपोर्ट भी कम होता है। और क्या चाहिए? और एनर्जी सिक्योरिटी होती है। तो आपको क्या इसका नुकसान है? और गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होता है। नहीं, गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होता है, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको एनर्जी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं नवीन सोनी जी। नवीन जी, क्या गाड़ियों को नुकसान होता है? जफर जी एक मिनट, क्या गाड़ी को नुकसान होता है? E20 क्या गाड़ियों को डैमेज करता है? इसी ने एक मिनट, दो और मेहमान एक बार उनसे एक्सपर्ट है वो बताएंगे बेहतर। एक मिनट प्लीज। नवीन जी, क्या गाड़ियों को नुकसान होता है? क्या E20 किसी तरीके से गाड़ियों को डैमेज कर रहा है, मेटल पार्ट्स को, रबर पार्ट्स को, या किसी भी तरीके से गाड़ी को किसी भी तरीके का डैमेज दे रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है नुकसान का, जो गाड़ियां E10 के लिए बनी थी, अगर उनमें E20 फ्यूल डाला जाएगा तो कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होगा।
कंप्लायंस की जहां तक बात है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेगुलेटेड है। 2023 से पहले जितनी भी गाड़ियां बनी हैं वहां पे ये रेगुलेशन था कि वो E10 कंप्लायंट होनी चाहिए। आज भी जैसा हर कोई जानता है इस चीज को, किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे देख लें या फिर उनकी ऑपरेशन मैनुअल में देख लें, क्लियरली लिखा है कि E10 फ्यूल के लिए अगर बनी हुई गाड़ी में E20 फ्यूल जाएगा तो मटेरियल कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से उसमें मटेरियल के ऊपर नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप की, ये हर कोई जानता है कि जो एथेनॉल है वो फ्यूल जो है उसके जो क्या कहना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू कम होने की वजह से वो 33% लेस होने की वजह से वो कम फ्यूल एफिशिएंसी देगा। तो किसी भी पॉलिसी का कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, वो अगर गिना दी जाए तो फिर आई थिंक इसमें जो आक्रोश जो आ रहा है आज की तारीख में दुनिया में वो कम हो जाएगा। तहसीन, भाजपा के मेरे मित्र ने कहा कि हमारा जो इंपोर्ट है कम होता है। सबसे पहले आपके दर्शकों को बता दो, भारत पेट्रोल इंपोर्ट करता नहीं, भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, पिछले 2 साल में कच्चे तेल की इंपोर्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये दस्तावेज, ये सार्वजनिक है, मुझे फैक्ट चेक कीजिए इंडिया टीवी पे, कम नहीं हुआ। सेकंड चीज, इन्होंने कहा फॉरेन रिजर्व बचता है। भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है अमेरिका से। ये अलग चीज है कि इंडस्ट्रियल एथेनॉल है, पर एथेनॉल का फॉर्मूला एक ही है, उसमें केमिकल्स और टॉक्सिसिटी अलग होती है। तीसरा चीज, कहते हैं फॉरेन रिजर्व बचता है। अभी मुझ पे विश्वास मत कीजिए, चीनी का एक्सपोर्ट भारत ने बंद किया है। चीनी का एक्सपोर्ट, डीडीजे जो एक बाई प्रोडक्ट है कॉर्न एथेनॉल का, जो हम एक्सपोर्ट करते थे भूटान नेपाल को, वो बैन किया है। डॉलर आएंगे, जो चीज को हम एक्सपोर्ट करते थे वो अब हम इंपोर्ट करते मंगवा रहे हैं अमेरिका से। ये लॉजिक है। और चौथा चीज, एथेनॉल 72 रुपया प्रति लीटर है। तेल हमें सब मिलाकर, कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते, रिफाइनरीज का मार्जिन, ओएमसी का मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पेट्रोल पंप का मार्जिन देते 52 से 55 रुपया प्रति लीटर पड़ता है। पेट्रोल वर्तमान में हमें एथेनॉल से ज्यादा सस्ता मिलता है। ये खुद भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। तो फिर काहे महंगा एथेनॉल हमारी गाड़ी में ठूस रहे हो? सही है जी, जवाब देंगे इसका? आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। ARAI की रिपोर्ट कब पब्लिश होगी? हाँ बिल्कुल जवाब दो। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी आप पर आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वहां से, अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी का बस चले तो वो पूरी दुनिया के हर लीडर का नाम ले लेंगे, इसलिए कि उनका नाम लेना लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए बड़े लोगों का नाम लेके खुद को कहीं ना कहीं सुर्खियों में रखना चाहते हैं, वो अलग बात है। देखिए, जो मसले हैं, जो भी इश्यूज है, अगर वो इश्यूज का कोई भी अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट इश्यूज है तो उसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री के पास लिखना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। अगर कोई जानकारी चाहिए तो मिनिस्ट्री जानकारी देगी, चाहे वो रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे और पीएम के पास, घर आवास के पास जाने की कोशिश करेंगे तो इससे समझ में आता है आप राजनीति करना चाहते हैं। आप वाकई लोगों के कोई इश्यूज का समाधान नहीं करना चाहते, खुद को अपने आप को अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब जहां तक पुना वाले जी ने कहा है, बड़े मुश्किल से यहां पर रुके हैं, बहुत कीमती समय है, इसलिए उनका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, आपके सारे आंकड़े जो है, हम आपके आंकड़ों से कहीं ना कहीं नहीं डिफर करते हैं। हमें मालूम है कि इससे किसानों का भी फायदा होता है, हमें मालूम है इससे फॉरेन रिजर्व जो है वो भी सेविंग होती है, हमें मालूम है कि इससे फ्यूल का जो इंपोर्ट जो है हमारा क्रूड का वो कम होता है। और ये सारे जो है दस्तावेज सरकार ने आपको देखिए सदन के पटल पे भी इसकी जानकारी दी है। तो आप जरा सदन के पटल पे जो पार्लियामेंट में कहा गया उस जानकारी को भी सामने रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत है। लेकिन सिर्फ आपको इसलिए कि ये मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं आप इसको चाहते हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करना, तो आप ठीक है खड़ा कीजिए, सरकार हर चीज का जवाब देगी। इसलिए कि सरकार जानती है कि इसकी 3 प्राथमिकता है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी प्राथमिकता है और वो हम करके रहेंगे, इसलिए कि हमारी जरूरत है, देश की जरूरत है, देश की जनता की जरूरत है। दूसरी जो है, हमें इससे फायदा जो होता है 1.97 लाख करोड़ का जो फायदा हुआ, हमने एमएसपी जो है बेहतर किसानों को दिया है, तो किसानों के लिए फायदा है, हमारे अन्नदाताओं के लिए फायदा है, हम करेंगे इसके लिए, इसलिए कि हमारे अन्नदाता और हमारी जनता खुश है। ठीक है, सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि ये बिल्कुल सही फैसला है, किसानों को फायदा हो रहा है। ये सारे एक्सपर्ट से कहा है, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ये है पार्लियामेंट्री रिप्लाई, ये पार्लियामेंट्री रिप्लाई, ये पार्लियामेंट्री रिप्लाई, इस पार्लियामेंट्री रिप्लाई के अंदर स्वयं सरकार ने कहा है कि एथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। आप इंडिया टीवी जैसे चैनल पे कैसे पार्लियामेंट का गलत उपयोग करने देते? ये पार्लियामेंट्री रिप्लाई की कॉपी है मेरे पास। ये रिपोर्ट मैंने स्वयं दिखाया था पेट्रोलियम मंत्रालय को। ये इंडिया टीवी पे बोल रहे। भाजपा के प्रवक्ता, मैं चैलेंज करता हूं,
अगर ये बात गलत है, अगर हमारा क्रूड पिछले 2 साल में कम हुआ है, मैं इंडिया टीवी पे आकर सार्वजनिक तौर से माफी मांग के अपने बाल खपवा दूंगा, या तो ये बोले कि मैं प्रवक्ता बनना छोड़ दूंगा। इंडिया का क्रूड इंपोर्ट बड़ा है, एथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। चैलेंज लेते, चले इंडिया टीवी पे करते हैं, एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल। ये पार्लियामेंट्री रिप्लाई है। क्या आप कुछ भी टीवी पे बोलते हो जफर भाई, गलत चीज मत बोलिए पार्लियामेंट का रास्ता लेकर। देखिए, एक मिनट, पार्लियामेंट में इस बारे में सारी जानकारी दी गई है। जिस तरह के मुद्दे आप ज्वलंत करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुद्दा है ही नहीं जनता के बीच में। नहीं, मेरे पास भी रिपोर्ट है। जिस तरह के मुद्दे आप ज्वलंत करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुद्दा है नहीं। जो आप जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जनता त्रस्त है, जनता बिल्कुल त्रस्त नहीं है। इससे आप त्रस्त हो सकते हैं, जनता त्रस्त नहीं हो सकती है। जनता के मुद्दे है नहीं है, जनता को मालूम है जनता की देश की प्राथमिकता क्या है। लेकिन आप जनता क्या सोच रही है वो जरा अमित खरे जी से पूछ रहे थे। अमित खरे जी, आप एज ऑटो एक्सपर्ट बताएं, आपके पास जाहिर तौर पर लोगों ने बात की होगी, क्या इस पॉलिसी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी गाड़ियों में खराबी आई है, सर्विस कॉस्ट क्या बढ़ा है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या बढ़ा है, या कोई खराबी नहीं आई है? क्या लोगों के बीच पे जाकर आपको पता चला? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जो सच्ची प्रॉब्लम है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। सारी प्रॉब्लम की जड़ लॉजिस्टिक सिस्टम है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसका रीजन केवल एथेनॉल नहीं है, उसके रीजन में खराब फ्यूल है। फ्यूल खराब क्यों सप्लाई हो रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो कह रहे हैं कि गाड़ियां खराब नहीं हो रही वो भी गलत है। गाड़ियां खराब हो रही है, वारंटी के बाद गाड़ियां रोड साइड मैकेनिक के पास ठीक होती है, कंपनीज के पास ठीक नहीं होती है। इसीलिए कंपनीज के पास उनका ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। अब गाड़ियां खराब हो रही है खराब फ्यूल की वजह से। खराब फ्यूल क्यों आ रहा है उसको भी समझना जरूरी है। ये पूरी डिबेट ही गलत डायरेक्शन पे जाती है। खराब फ्यूल इसलिए हो रहा है क्योंकि रिफाइनरी से जब फ्यूल निकलता है तो पाइप के थ्रू डिपो में जाता है, जहां पर उसकी एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है। वहां पर फ्यूल दोबारा से गंदा हो जाता है, बिल्कुल केयर नहीं हो पाती है। और इंडिया में आप ध्यान से देखें, पिछले 10 सालों में किसी भी डिपो के ऊपर छापा मारकर उसे बंद नहीं किया गया है खराब काम की वजह से। अब उस डिपो से जब फ्यूल निकलता है तो पुराने टैंकरों में, जो 20-20 साल पुराने जंग खाए टैंकर, उनके थ्रू पेट्रोल पंप भेजा जाता है। उन पेट्रोल पंप पर जो टैंक लगे हुए जिनमें स्टोरेज किया जाता है वो भी खराब टैंक है, वो भी पुराने बने हुए टैंक है, पुराने प्रोटोकॉल के हिसाब से बने हुए, E20 प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं बने हैं। उनमें जाके फ्यूल और गंदा होता है। और जब एथेनॉल का नेचर है कि वो पानी अपने साथ मिला लेता है और पेट्रोल से अपनी बॉन्डिंग तोड़ देता है, और जब बॉन्डिंग तोड़ता है तो गंदगी जो होती है वो पेट्रोल से भारी होती है और एथेनॉल पानी से हल्की होती है, तो बीच के लेवल में सैंडविच बन जाती है और वो जाके गाड़ियों को परेशान करती है। उसके बारे में कोई बात नहीं करती क्योंकि पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम 2030 तक शायद बदला जा सकता था। ये बदलने का मौका मिस कर दिया इन 5 साल जल्दी लाकर एथेनॉल को। इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एथेनॉल के खिलाफ कोई नहीं है, एथेनॉल कोई खराब चीज नहीं है। एथेनॉल से गाड़ियां एथेनॉल की वजह से खराब नहीं हो रही, खराब फ्यूल की वजह से हो रही है। हालांकि उस फ्यूल लॉजिस्टिक सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी भी सरकार के हिस्से में आती है, ये काम उनको करना चाहिए था। इवन नए जो पेट्रोल पंप लगाए गए हैं उनमें भी पुराने टैंक ही इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरी ऑल इंडिया पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है अजय बंसल, उनसे बात हुई तो उनका कहना था 24-25 में जब एथेनॉल की सप्लाई 10% होती थी तो हम कंपनीज को लिखते थे, इंडियन ऑयल कंपनीज को, कि आप इसकी सप्लाई रोक दें ताकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सप्लाई हो, एथेनॉल नहीं, ताकि गाड़ियां खराब होने की दिक्कतें ना आए। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं किया गया। जफर जी, इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्यों पहले कंपैटिबल नहीं बनाया गया? चाहे वो पूरा लॉजिस्टिक है उसको, पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से टैंक है उनको क्यों कंपैटिबल नहीं बनाया गया? क्यों नहीं इंतजार किया? क्योंकि देखिए, एक आप टू व्हीलर्स की बात करते हैं, कई करोड़ों का एक डेटा दिया गया था नितिन गडकरी की तरफ से, बार बार सरकार भी वो डेटा देती है 2.5 से 3 करोड़ टू व्हीलर्स का। लेकिन टू व्हीलर्स लोग ऐसा तो है नहीं कि 5 से 10 साल ही चलाते हैं, लोग 20-20 साल से भी चला रहे हैं, तो उनके तो कंपैटिबल है नहीं ना, उनके इंजन तो E20 के लिए कंपैटिबल नहीं है। ये तो बार बार सवाल उठ रहे हैं। देखिए गोनिका जी, 2-3 बातें कहूंगा। मैंने सुना अमित खरे जी को भी और नवीन सोनी जी को भी, मैं दोनों की बात को दोहराता हूँ, जवाब देता हूँ। पहली बात इसलिए कि राजनीतिक मुद्दा उनका नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, इनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं रहता, इसलिए मैं इनके जवाब देता हूं। पहली बात कि देखिए, गाड़ियों में खराबी आ सकती है, आई होगी, मैं इसके बारे में, लेकिन सही कहा है अमित खरे जी ने कि एथेनॉल की वजह से नहीं। अगर एथेनॉल की वजह से होती
तो ब्राजील में तो इथेनॉल 100 पे चलती है, E100 की गाड़ियां भी चलती हैं और बनती भी हैं, और E100 पूरे तौर से इथेनॉल पे ही गाड़ियां चलती हैं। तो जाहिर है उसमें कुछ और चीजें टेक्निकल चीज बता रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि पानी और पेट्रोल अलग हो जाते हैं, इथेनॉल अलग हो जाते हैं, बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, उसके भी रिस्पांस जो है एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है कि ऐसा 100% क्लेम जो है वो नहीं है, और एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ खराबियां अगर ऐसी है तो एटलीस्ट वो जो मैन्युफैक्चरर हैं और उनके पास ऐसे शिकायतें नहीं आई है इस लेवल की कि उसकी पुष्टि की जाए। हो सकता है अगर कुछ कमियां रही होंगी और वो कहीं ना कहीं जो गैराज में ठीक करा लेते होंगे तो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक्सपर्ट्स ने जिस गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिस गाड़ियों को मॉनिटर किया और उस गाड़ियों को देखा, चाहे वो 80-20 कंप्लाइंट हो या ना कंप्लाइंट हो, दोनों गाड़ियों के देखे गए, उसमें ऐसी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कुछ खामियां निकली हो। अगर बहुत मामूली खामियां हो सकती हो, लेकिन कोई प्रोमिनेंस के साथ कोई खामियां नहीं निकली हो। इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिए कुछ चीजें अगर कमी है तो वो इंडस्ट्री जो कंसर्न मिनिस्ट्री उसको देख भी रही होगी, लेकिन इसका राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि इसको राजनीति लेके प्रधानमंत्री के आवास के जाके पर धरना कर दे। इसको अपनी राजनीति चमकाने का मौसम नहीं है। जिस तरह से राजनीति चमकाने का मौसम समझ रहे हैं केजरीवाल जी, इसलिए इररिलेवेंट हो गए। अरे भाई आपके पास क्यों आ रहा है? चमका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ वक्त पहले एक लेटर भी लिखा था ऑटोमोबाइल कंपनीज को, जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि क्या रिटर्न में वो दे पाएंगे उनको, क्या किसी तरीके की खराबी आती है नहीं। ऑटोमोबाइल कंपनी के ओनर्स ने ही देखा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मारुति सुजुकी जिसके स्टेक्स 40% है, उनके ओनर की तरफ से क्या कहा गया था, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो क्या आपको भी जवाब मिला था ऑटोमोबाइल कंपनीज की तरफ से? क्या जवाब मिला, अगर आप बता पाए? और राजनीति ही सिर्फ क्यों चमका रहे हैं, सीधे पब्लिक कंसर्न की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हम तो पब्लिक कंसर्न की बात ही कर रहे हैं। राजनीति करने का अधिकार तो केवल भाजपा का है, हमारा और किसी का नहीं है देश में। तो अरविंद केजरीवाल जी ने और संजय सिंह जी ने पार्लियामेंट में जो है वो जवाब मांगा, कोई जवाब नहीं मिला। अब अरविंद केजरीवाल जी ने जो है 29 ऑटोमोबाइल कंपनीज को लेटर लिखा कि आप हमें बताइए कि क्या E20 से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, आप रिटर्न में हमें बताइए। एक भी कंपनी का जो है वो जवाब नहीं आया। बताइए, एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है इंचार्ज आपको लेटर लिख रहे हैं, लाखों लोगों की समस्याएं, और ऑटोमोबाइल कंपनी जवाब देने को तैयार नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार है, और बोलते हैं कि हमारे ऊपर सरकार का प्रेशर है, हम नहीं लिख के दे सकते। अगर हम लिख के 29 ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर सरकार प्रेशर डाल रही है। डायरेक्ट ये कहा गया ऑटोमोबाइल कंपनीज की तरफ से कि हम आपको रिटर्न में नहीं दे सकते, सरकार का प्रेशर है, हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई आ जाएगी निवाज जी। पहले एजेंसियों पे प्रेशर था, ऑटोमोबाइल कंपनीज पे भी प्रेशर है। बिल्कुल प्रेशर है, और जो है लाखों 2,86,000 गोनिका जी, ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं और कुछ नहीं। सारे जवाब आते हैं जब पार्लियामेंट में सरकार जवाब देती है, तो बाहर में तो आराम से जवाब दे, पार्लियामेंट के पटल पे जवाब देने के बाद दुनिया के किसी पटल पे भी आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है बेमाने हैं। ऑडियो नहीं आ पाएगी सर, दो लोग बोलेंगे तो ऑडियो नहीं आएगी। कोई सरोकार सच्चाई से नहीं है। ठीक है जफर जी, एक में बोलने दीजिए, निवाज जी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो राजनीति करने का, सिर्फ अपनी पीआर, अपना चेहरा चमकाने का अधिकार तो प्रधानमंत्री जी का, जो 10,000 करोड़ रुपए अपने चेहरे चमकाने पे लगाते हैं। बाकी जो देश की जनता की आवाज उठाएगा वो राजनीति कर रहा है। हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि आप इन रिटर्न में दे दीजिए, क्योंकि जो गाड़ियों की जो कंपनियां हैं उनके मैनुअल में लिखा है कि हम E10 से ज्यादा कंप्लायंट नहीं है। जब इसके अंदर आप E20 फ्यूल डालते हैं तो आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। जो भी आपकी दिक्कत आ रही है, कंपनी सुनने को तैयार नहीं है। आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, आप कंपनी से रिटर्न में दिलवा दीजिए कि अगर किसी की गाड़ी में दिक्कत आती है तो या तो सरकार भरेगी या तो कंपनी भरेगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ना तो वारंटी लैप्स होती है, ना इंश्योरेंस लैप्स होता है। आज जब एक भी फायदा, मैं दोनों चीज बोल रहा हूं, ना इंश्योरेंस लैप्स होता है, ना वारंटी लैप्स होती है। दोनों गलत बातें आप बोल रहे हैं, दोनों गलत। आपको यही खंडन कर दे रहा हूं मैं। ना इंश्योरेंस लैप्स होता है, ना वारंटी लैप्स होती है। ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनी को लिख के पूछ लीजिए, क्या ऐसा E20 की वजह से क्या इंश्योरेंस लैप्स होता है? जरा पूछ लीजिए, पूछिए आप जरा। ठीक है अनुराग जी, पूछिए। अनुराग जी, 2006 में ही आ गया था E5, तब क्यों नहीं बोले समाजवादी पार्टी? तब क्यों नहीं सवाल उठाए गए इथेनॉल ब्लेंडिंग पर को लेकर? अब क्यों उठाए जा रहे? तब यूपीए की गवर्नमेंट थी। देखिए, जिस तरह का E20, सुनिए मेरी बात, जिस तरह का E20 के जो नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा लगातार,
और जिस तरह से जैसे हमारे जो साथी एक्सपर्ट बैठे उन्होंने बोला था कि उस तरह से जब E5 आया था, E10 आया था, E20 के हिसाब से वो उनकी मैकेनिकल और उसकी जो गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके हिसाब से नहीं हुई है। साफ साफ ये बात हुई है ना। तो जब E20 लाने के पहले आपको कम से कम एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो देखनी चाहिए थी। मैन्युफैक्चरिंग जो गाड़ियां हो रही हैं, जो उनके इंजन बन रहे हैं, उनके हिसाब से उनको कंसिडर करना चाहिए था। आप सिर्फ उसको E20 ले तो आए, लेकिन E20 लाने के पहले क्या आपने वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कार बनाती हैं, जो ऑटोमोबाइल बनाती हैं, उनसे आपने कंसर्न किया? उनसे कंसर्न करने के बाद या उनके साथ बात करने के बाद क्या नुकसान, क्या फायदा होगा, वो आप जनता के सामने लेके आए? नहीं लेके आए। आप जनता को कुछ नहीं बताना चाहते, आप सिर्फ कर देना चाहते। उसके बाद जनता अपनी परेशानी भुगते, जनता हमारी आपकी तरह यहाँ डिबेट पे बैठ के अपनी बात करती रहे, जनता अपनी आवाज उठाती रहे। सरकार उसके लिए कोई रिपोर्ट पेश नहीं करेगी कि भाई देखो ये फायदा, ये नुकसान। साफ साफ जनता के सामने लाना ही तो है रिपोर्ट को कि भाई हम E20 लेके आए हैं। E20 से ऑटोमोबाइल से ही बात हुई है, सारे ऑटोमोबाइल की भी ये रिपोर्ट है, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि इसमें ये फायदा, ये नुकसान है। तो इसलिए जब ये देश को फायदा नुकसान हो रहा है, इसलिए हम E20 लेके आए। कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे कि E20 ले आए और इससे गाड़ी को बहुत फायदा है, कुछ नहीं होता है, सब ठीक कर रहा है, हमें सस्ता पड़ रहा है, वैसे उसी को लेकर देखिए ना, 1 रुपए 100 रुपए उसी को लेकर निवान जी कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज पे भी प्रेशर है। उसी को लेकर निवान जी कह रहे हैं कि कंपनीज पे भी प्रेशर है। लेकिन नवीन जी, इस पूरे केस पे अब कंज्यूमर क्या करे? क्या लोग गाड़ी खरीदे ना खरीदे? क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है। मोनिका जी, एक सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है सर, जल्दी से बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड, 1 मिनट मोनिका जी, सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे मित्र अनुराग जी जो कह रहे कि सारे अरे चुप रहो भाई अनुराग जी, चुप हो जाएंगे। आप अनुराग जी चुप तो रहो। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, रिपोर्ट कब दोगे? आपको जानकारी नहीं चाहिए दे? नहीं, 1 मिनट के 1 घंटे से जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमाने जलेबी की तरह बार-बार। सुन लीजिए, मैं उनसे सीधा पूछ रहा हूँ क्या फायदा, क्या नुकसान, चाय लाइन में बता दो। देखिए, सारे एक्सपर्ट्स ने, सरकार नहीं सारे तो जनता के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, सबने इस पर रिसर्च किया है, सबने इसको वैलिडेट किया है। करने के लिए मांग की जा रही है कि रिपोर्ट पब्लिश कर दीजिए, सारा मसला दूध का दूध पानी का हो जाए, सब चुप हो जाएंगे। कोई दिक्कत, 40,000 तक, ठीक है जफर जी, नवीन जी, ठीक है नवीन जी, अब कंज्यूमर क्या करे? क्या गाड़ी खरीदे ना खरीदे? सबके मन में यही सवाल है कि अभी तो E20 आया है, शायद ये ब्लेंडिंग आगे और बढ़ जाए, कहीं E50 ना आ जाए, E85 ना आ जाए, तो क्या करे कंज्यूमर? क्या कंज्यूमर वेट करे या फिर वो गाड़ी खरीदे? देखिए, जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, उसके दिमाग में अगर आप देखें लास्ट मंथ की जो सेल्स डेटा है, उसमें क्लियरली ये निकल के आया है कि जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 50% फर्स्ट टाइम ऐसी हिस्ट्री में होगा, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हिस्ट्री में, कि 50% से कम पेट्रोल की जो टोटल कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलर होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितनी बात उछलेगी, जितनी बातें अनक्लियर रहेंगी, उतनी ही इसमें ज्यादा पोटेंशियल है कि लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो उसका सिंपल 4 चीजें अगर सरकार कर दे तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, ये फ्यूल अनहाइड्रस कर दिया जाए, जिससे कि उसकी जो फ्यूल में जो अट्रैक्शन करने की क्षमता है वाटर को, वो कम हो जाती है। उसमें पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर फ्यूल अवेलेबिलिटी की बात है तो E10 और E20, क्योंकि आपको मिक्सिंग ही करनी है ना, 10% या 20%, नहीं तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, आधा टैंक भरवा रहा है E20 का, आधा टैंक भरवा रहा है फुल फ्यूल का, जो E0 का, और उसको अपने हिसाब से मिक्स कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ही इस चीज को कर दे। तीसरी चीज, जो भी इससे कंसर्न रिपोर्ट्स हैं उसको पब्लिक कर दिया जाए, उसमें जो फायदे नुकसान है वो अपने आप आ जाएंगे, कंज्यूमर अपने आप डिसाइड कर। अमित जी, क्या कोरोजन हो रहा है? क्या जंग लग रही है इंजन में? जल्दी से सर। देखिए, इंजन में जंग नहीं लगती है। इंजन का डिजाइन ऐसा नहीं होता है, वो एल्युमिनियम ब्लॉक का बना होता है, उसमें कैसे जंग लग सकती है? जंग लगने की समस्या जो है वो टैंकों में है। उन टैंकों में जिनसे फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, उन पेट्रोल पंपों पे जहां पर फ्यूल में रखा जाए, वहां जंग लग रही है। कार के भीतर जंग लगने की कोई जगह नहीं है। फ्यूल का जो टैंक होता है वो भी HDPE का होता है, जिसपे की एक कोटिंग की जाती है, तो कार के भीतर जंग नहीं लगता है। जंग पहले से लगा हुआ गंदा फ्यूल आता है, जिसकी वजह से गाड़ी खराब होती है। तहसीन, अब क्या उम्मीद है आपको क्या उम्मीद है? पहले राउंड की एक बातचीत हो गई, अब दूसरे राउंड की बातचीत के लिए आप जा रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आपको इन्वाइट किया है, क्या उम्मीद है अब इससे? हमारी 5 बुनियादी मांगे। एक, E10 अवेलेबल कराए E10 गाड़ियों के लिए, जो वर्तमान में 80 से 90% है। दूसरा, E0 पेट्रोल जो वर्तमान में केवल 500-1 लाख पेट्रोल पंप में मिलते हैं और वर्तमान में 165 से 170 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, इसके दाम कम करवाए, सारे पेट्रोल पंप पे करवाए।
तीसरा, E20 के दाम और 20% कम करवाए E0 से। चौथा, E20 पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक करवाए। पांचवा, नितिन गडकरी साहब को एथेनॉल से दूर रखे। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है और उन्होंने इस देश को गलत कहा कि 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, जो नहीं मिल सकता है। उन्होंने अननेसेसरी बात करते सरकार को तकलीफ में डाला। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे पास वक्त इतना ही था।